नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं इंसानी हिम्मत और इंजीनियरिंग की एक ऐसी बेमिसाल कहानी की जिसमें एक पूरे महाद्वीप को चीरकर दो महासागरों को मिला दिया गया। जी हाँ, ये कहानी है पनामा नहर की। सोचिए, सदियों तक पनामा नाम की जमीन की ये पतली सी पट्टी अटलांटिक और प्रशांत महासागर के बीच एक बहुत बड़ी दीवार की तरह खड़ी थी। एक ऐसी दीवार जिसे पार करना लगभग नामुमकिन था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस नहर को बनाने की इतनी जरूरत ही क्यों पड़ी। चलिए इस सफर की शुरुआत इसी सवाल से करते हैं कि आखिर वो कौन सी मुश्किल थी जिसे हल करने के लिए ये नहर बनाई गई। देखिए, इस नहर के बनने से पहले जहाजों के पास दो ही रास्ते थे और सच कहूँ तो दोनों ही बेहद खौफनाक थे। या तो आप दक्षिण अमेरिका के सबसे निचले सिरे केप हॉर्न का तूफानी और जानलेवा चक्कर लगाकर जाओ जिसमें महीनों बर्बाद हो जाते थे, या फिर पनामा में अपना सामान उतारो और घने जंगलों, पहाड़ों और जानलेवा बीमारियों से जूझते हुए जमीन के रास्ते दूसरी तरफ पहुंचो। मतलब दोनों ही तरफ से जान और माल का खतरा बहुत ज्यादा था। तो ये नहर बनाने का सपना ना कोई फैंसी आइडिया नहीं था, ये एक बहुत ही सीधी और प्रैक्टिकल जरूरत थी। अगर समुद्री रास्ते छोटे हो जाते तो इसका मतलब था समय की बचत, पैसे की बचत और हाँ, दुनिया में अपनी ताकत का इजहार। लेकिन इस सपने को हकीकत में बदलने की जो पहली कोशिश हुई वो एक बहुत बड़ी तबाही साबित हुई। फ्रांस के लोगों को लगा, अरे हमने स्वेज नहर बना ली, पनामा क्या चीज है। पर वो बहुत बहुत बड़ी गलती कर रहे थे, क्योंकि पनामा कोई सूखा रेगिस्तान नहीं था। ये था घने जंगलों, चट्टानी पहाड़ों और ऐसी भयानक बारिश का इलाका जो जमीन को पल भर में दलदल बना देती थी। देखिए, उनकी सबसे बड़ी गलती तो थी उनका प्लान ही। समुद्र के लेवल पर एक सीधी नहर बनाने का आइडिया पनामा की कमजोर जमीन के लिए बिल्कुल सही नहीं था, जहां आए दिन लैंडस्लाइड होते थे। और इन सब के ऊपर था एक अनदेखा दुश्मन, येलो फीवर और मलेरिया फैलाने वाले मच्छर जो मजदूरों के लिए मौत बनकर मंडरा रहे थे। इस नाकामी की कीमत बहुत भारी थी। 20,000 से भी ज्यादा जाने एक अधूरे सपने को पूरा करने की कोशिश में चली गई। फ्रांस की इस भयानक हार के बाद ये कहानी यही खत्म हो सकती थी, लेकिन फिर मैदान में उतरा अमेरिका और अपने साथ लाया दो ऐसे गेम चेंजिंग आइडिया जिन्होंने नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। अमेरिका के लिए ये सिर्फ एक नहर का प्रोजेक्ट नहीं था, ये एक जियोपॉलिटिकल चाल थी। इसका मतलब था दुनिया भर में अपना दबदबा बढ़ाना और अपनी नेवी को अटलांटिक से प्रशांत महासागर तक चुटकियों में पहुंचाना। पहला बड़ा ब्रेक थ्रू था इंजीनियरिंग का। उन्होंने समुद्र स्तर वाली नहर के खतरनाक आइडिया को पूरी तरह से छोड़ दिया और उसकी जगह अपनाया एक बिल्कुल नया और क्रांतिकारी सिस्टम, यानी लॉक्स और एक बहुत बड़ी आर्टिफिशियल झील का सिस्टम। और दूसरी उतनी ही जरूरी कामयाबी इंजीनियरिंग की नहीं बल्कि मेडिकल साइंस की थी। ये दरअसल मच्छरों के खिलाफ एक खुली जंग का ऐलान था। मलेरिया और येलो फीवर को जड़ से मिटाने के लिए एक ऐसा जबरदस्त सफाई अभियान चलाया गया जैसा दुनिया ने शायद ही पहले कभी देखा हो। तो ठीक है, प्लान तैयार था, बीमारियों का दुश्मन काबू में आ चुका था। अब बारी थी असली लड़ाई की, यानी सीधे सीधे जमीन और पानी से लोहा लेने की। इस पूरे जंग का सबसे मुश्किल मोर्चा था कुलेब्रा कट। यहाँ का हाल ये था कि आप दिन में पहाड़ खोदते और रात में वो फिर से मलबे के साथ ढह जाता। इस लगातार चलने वाले काम की जान थी ट्रेनें, जो एक सर्कुलेटरी सिस्टम की तरह दिन रात लाखों करोड़ों टन मलबा वहाँ से हटाती रहती थी। और यहीं पर इंसानी दिमाग का असली जादू देखने को मिलता है। जो जंगली चाग्रिफ नदी सबसे बड़ी मुसीबत बनी हुई थी, इंजीनियर्स ने उसी पर एक बांध बनाया और उसे एक विशाल झील में बदल दिया जिसका नाम था गाटुन लीक। मतलब जो सबसे बड़ी रुकावट थी वही रास्ते का सबसे जरूरी हिस्सा बन गई। तो ये लॉक सिस्टम आखिर है क्या चीज? आसान भाषा में समझिए, ये जहाजों के लिए एक वाटर एलिवेटर है। जी, पानी की एक विशाल लिफ्ट जो हजारों टन के जहाजों को 26 मीटर ऊपर उठाकर एक पहाड़ के पार ले जाती है और फिर आराम से दूसरी तरफ नीचे उतार देती है। और कमाल की बात यह है कि ये काम बहुत ही सिंपल तरीके से करता है। देखिए, जहाज एक चेंबर में आता है, पीछे का गेट बंद हो जाता है, फिर चेंबर में पानी भरता है और जहाज धीरे धीरे ऊपर उठ जाता है। सामने का गेट खुलता है और जहाज आगे बढ़ जाता है, बस। और नीचे उतरने के लिए इसी प्रोसेस को उल्टा कर दिया जाता है। तो इस तरह ये करिश्मा हकीकत बना। लेकिन ये कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती। अब हमें देखना है कि इस ग्लोबल शॉर्टकट का आज क्या हो रहा है और आने वाले समय में इसके सामने क्या चुनौतियाँ खड़ी हैं। साल 1914 में जब ये नहर खुली तो इसने सचमुच दुनिया का व्यापार करने का तरीका ही बदल दिया। जो सफर हफ्तों में होते थे वो अब घंटों में होने लगे। ग्लोबल ट्रेड की रफ्तार जैसे अचानक से कई गुना तेज हो गई। पर जैसा हमने कहा, ये नहर कोई म्यूजियम की चीज नहीं है, ये वक्त के साथ बदलती रही है। 1999 में इसका कंट्रोल वापस पनामा को मिला, फिर 2016 में बड़े जहाजों के लिए नए और बड़े लॉक्स बनाए गए और आज एक बिल्कुल नई तरह की चुनौती का सामना कर रही है। क्योंकि विडंबना देखिए, इस नहर की जो सबसे बड़ी ताकत है वही आज इसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई है। इस नहर का असली ईंधन डीजल या पेट्रोल नहीं बल्कि ताजा पानी है।
इस बात को समझना बहुत जरूरी है। ये पूरा सिस्टम एक बहुत नाजुक बैलेंस पर टिका है। हर एक जहाज जो इस नहर से गुजरता है वो अपने साथ लाखों गैलन मीठा पानी बहाकर समुद्र में ले जाता है। ये पानी आता है गाटुन झील से और झील में पानी आता है बारिश से। तो अगर बारिश कम होती है तो नहर का चलना ही मुश्किल हो जाता है। और यही आज हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल है। इंजीनियरिंग का वो अजूबा जो पानी को काबू करके बनाया गया था, क्या वो एक ऐसी दुनिया में जिंदा रह पाएगा जहाँ पानी खुद कम होता जा रहा है? इस सवाल का जवाब ही पनामा नहर का भविष्य तय करेगा।